Namaskar class. Good evening all of you. So welcome to the live online session of ISC हिंदी माध्यम बैच में जीएस के हिंदी माध्यम बैच में आप लोगों का स्वागत है। और राज व्यवस्था का आज लेक्चर होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हम कर रहे थे क्लास अब तक के हम लेक्चर में कर रहे थे भारत के संविधान की विशेषताएं। ओके, तो भारत के संविधान की विशेषताएं में हमने क्या देखा? हमने देखा भारत के संविधान बहुत ही लेंदी संविधान है, बहुत ही विशाल संविधान है, बहुत ही बड़ा संविधान है। उसके पीछे हमने देखे उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। कारण देखा है क्योंकि यहां एक ही संविधान में राज्य और केंद्र दोनों के संविधान है, दोनों के कानून दे रखे हैं। दूसरा, यहां पे क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है जहां पे अल्पसंख्यक जनजाति आपके अनुसूचित जाति भी रहते हैं, तो उनके सुरक्षा हेतु भी प्रावधान है। और दूसरी बात है, तीसरी बात है कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने जरा जरा सी बात को भी संविधान में दे रखा, जो कि विदेशों के संविधान में ऐसी बातों को उन्होंने कार्यपालिका के ऊपर छोड़ रखा कि ये खुद हैंडल कर लेंगे। पर हमारे संविधान निर्माताओं ने जरा जरा सी बात को भी संविधान में स्पष्ट रूप से दे रखा। क्यों दे रखा? कि आगे चल करके कोई विवाद ना हो, इसलिए हमारा संविधान विशाल है। फिर हमने देखा कि संविधान की सर्वोच्चता, जैसा हमने केस देखा कि संविधान हमारा सर्वोच्च है। और केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में बाद में ये साफ भी हो गया कि संविधान का मूल ढांचा आप नहीं बदल सकते। तो आज के लेक्चर, तो आज का क्लास का हेडिंग है क्लास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र, नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। क्लास अगर याद हो आपको तो मैंने ये चीज आपको भारत की संघात्मक व्यवस्था में पढ़ा रखी थी। किसी भी फेडरल कंट्री के लिए, किसी भी संघात्मक देश के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका बहुत जरूरी है। उसमें लिखा था सर्वोच्च न्यायालय होना, यहां न्यायपालिका की बात कह रहे हैं। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब क्या है कि अगर टकराव होता है तो न्यायपालिका निर्णय देगी। दूसरी बात, न्यायपालिका संविधान के प्रावधान के अनुसार निर्णय देगी। संविधान के प्रावधान में अगर उसके इंटरप्रिटेशन में, अनुवाद में कोई एक तरीके से भ्रांतियां होती हैं या उसके अनुवाद का अलग अलग मतलब होता है, तो न्यायपालिका ही उस अनुवाद का सही मतलब समझाएगी। तो भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है वो एक स्पेशल विशेषताएं क्यों है, स्पेशल फीचर क्यों है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है। पहली बात, हमारे क्या अमेरिका की तरह अलग अलग न्यायपालिका नहीं है। हमारे क्या भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब हाई नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेम कानून लागू करते हैं, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील जाती है हाई कोर्ट, सेम कानून लागू करते हैं, और हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट, सेम कानून लागू करते हैं। ओके, कानून एक ही है, बस अपीलीय है। तो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। समझ में आ गया गाइस? ओके, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका एक नितांत आवश्यक है भारत जैसे संघवाद, जहां पे शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में। क्लियर है गाइस? लिखिए क्लास। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं न्यायपालिका की व्यवस्था है जो कि संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना के लिए नितांत आवश्यक है। जो कि संघात्मक शासन प्रणाली के लिए नितांत आवश्यक है।
विराम। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, भारतीय संविधान में भी वे सारे प्रावधान स्पष्ट हैं। भारतीय संविधान में भी वे सारे प्रावधान स्पष्ट हैं, जो एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए आवश्यक होते हैं। जो एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए आवश्यक होते हैं। विराम। हालांकि भारत में अमेरिका से अलग हालांकि भारत में अमेरिका से अलग एकीकृत एकीकृत न्याय व्यवस्था लागू की गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था लागू की गई है। सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिलों में जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिलों में जिला न्यायालय एक ही कानून और संविधान को लागू करते हैं। एक ही कानून और संविधान को लागू करते हैं। विराम। भारत में संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र दर्जा दिया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र दर्जा दिया है। और ऐसे कई प्रावधान किए हैं और ऐसे कई प्रावधान किए हैं प्रावधान किए हैं
कई प्रावधान किए हैं जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं, न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करता है, परंतु उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कोलेजियम सिस्टम द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय में कोलेजियम सिस्टम द्वारा होती है। कोलेजियम सिस्टम द्वारा होती है। कोलेजियम सिस्टम को डिफाइन कर कोलेजियम सिस्टम को डिफाइन करना है। ओके, कोलेजियम सिस्टम एक्चुअली क्या है? कोलेजियम सिस्टम एकदम से नहीं इवॉल्व हुआ, आया। कोलेजियम सिस्टम एक चरणबद्ध तरीके से आया। ओके, अगर क्लास में आपको यहाँ पे अगर डिफाइन करूंगा तो आज का लेक्चर पूरा चला जाएगा। ठीक है, आप अभी ये समझ लीजिए 3 वाद हुए हैं। ओके, आपके सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जिससे कोलेजियम सिस्टम आया, जो आपके जो पहला केस रहा है कोलिजन सिस्टम का, उसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति को सिर्फ सलाह देगा और राष्ट्रपति पे ऐसी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। दूसरा जो वाद रहा उसमें यह कहा गया कि नहीं भाई, अकेला चीफ जस्टिस नहीं सलाह देगा, वो अपने वरिष्ठ और 4 जो वरिष्ठ जज हैं, वरिष्ठतम जज हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन चारों के साथ मिल करके सलाह देगा और वो सलाह राष्ट्रपति, उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा केस ये रहा। ओके, तीसरा केस सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें फाइनल, जो उसमें ये एक्चुअली तीसरा केस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन था। राष्ट्रपति ने सुझाव मांगा था कि तब क्या हो जब चीफ जस्टिस कुछ और कह रहा हो, बाकी 4 जज कुछ और कह रहे हो, तो मेरे को क्या चीज माननी पड़ेगी। तो ये वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये फैसला दिया गया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये फैसला दिया गया कि ये जो कोलेजियम होगा कि 4 वरिष्ठतम चीफ जस्टिस और 1 चीफ जस्टिस भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये मिल करके फैसला लेंगे और इस फैसले में जो निर्णय आएगा राष्ट्रपति उसी अनुसार चलेगा। तो इनको कोलेजियम कहा गया, इनको कोलेजियम कहा गया। ओके, कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो सलाह लेता है, वो सलाह आपके राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। वो मतलब ये आज का पैटर्न चल रहा है, ये आज जो चल रहा है, मतलब ये एक तरीके से जो इसमें जो सबसे पहला जो केस आया था, ओके, तो उसे हम कह सकते हैं 1982 का पहला केस आया था, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ओके, फिर उसके बाद जो सेकंड केस आया, उसमें फर्स्ट केस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन करने के लिए उसके पीछे कारण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अगर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा अपने मतलब अपने मन से जजों को, तो वो अनुच्छेद 50 का उल्लंघन होगा। डायरेक्टर आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। अब कार्यपालिका ही न्यायपालिका को नियुक्त करेगी तो पृथक कैसे होगी? तो सबसे पहला वाद जो रहा था, जो सबसे पहला वाद रहा, वो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 केस रहा। ओके, फिर उसके बाद उसका जो दूसरा वाद रहा वो 1984 में काल हो गया, जो सेकंड वाद, जैसे हम सेकंड जज केस कहते हैं इंग्लिश में। और पूरा वाद अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस कहते हैं इंग्लिश में। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1994 वाद। इसमें कहा गया कि नहीं भाई, आपके जो उच्च सर्वोच्च न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो अकेले डिसीजन नहीं लेगा। वो डिसीजन जो लेगा वो अपने जो सीनियर जज होंगे वो उनसे सलाह करके लेगा। ओके, और वो सीनियर जज ही एक तरीके से राष्ट्रपति को सलाह देंगे। फिर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा क्या होगा कि अगर जो बाकी के वरिष्ठतम जज हैं वो अलग राय रखते हैं और मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अलग न्याय रखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश अलग न्याय वो रखते हैं, तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो और कॉलेजियम जो उसके जो 3 अन्य न्यायाधीश हैं वो मिल करके डिसीजन लेंगे और एक राय के हिसाब से राष्ट्रपति को सलाह देंगे। फिर वो सलाह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगी। हम कहने को कहते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है चीफ जस्टिस, बट नियुक्त आपकी जुडिशरी करती है, राष्ट्रपति बस उस नाम पे सहमति देता है। ठीक है, ये अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए, आगे डिटेल से हम आपको सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज कहने होता है। कोलेजियम ये होता है, कोलेजियम आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस और उसके जो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको मिला करके कोलेजियम सिस्टम बनता है। ओके, जो ये 3 न्यायाधीश एक तरीके से राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में जो जज अपॉइंट होते हैं उनको लिए नाम प्रेषित करते हैं, हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं उनके लिए नाम प्रेषित करते हैं, और हाई कोर्ट के जज जो ट्रांसफर होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य उनके लिए नाम प्रेषित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिला न्यायालय में ये कोलेजियम सिस्टम काम नहीं करता है। जिला न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो गवर्नर हाई कोर्ट के अनुसार करता है, हाई कोर्ट के वहां पे रोल अदा होता है, हाई कोर्ट और गवर्नर का रोल अदा होता है। ओके, वहां उसमें सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता। क्लियर है गाइस? ओके, अभी के लिए फिलहाल आप इतना जान रखिए, बाकी हम जब न्याय व्यवस्था करेंगे, सर्व न्यायपालिका करेंगे तो हम ये सारा चीज देख लेंगे। ओके, देखिए क्लास नेक्स्ट लिखिए, साथ ही भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को पदच्युत करने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। साथ ही भारत में न्यायाधीशों को पदच्युत करने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है। न्यायाधीशों को जो वेतन तथा भत्ते मिलते हैं, न्यायाधीशों को जो वेतन तथा भत्ते मिलते हैं वह
भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात संसद उसे संसद उसे मतदान द्वारा कम नहीं किए कर सकती। उसे मतदान द्वारा कम नहीं कर सकती। ये सारे प्रावधान ये सारे प्रावधान भारत में एक निष्पक्ष एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापित करते हैं, एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं। देखिए, भारत में भारत में न्यायपालिका कई बार भारत में न्यायपालिका कई बार अपनी स्वतंत्रता और एवं निष्पक्षता का परिचय दे चुकी है, अपनी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का परिचय दे चुकी है। एवं निष्पक्षता का परिचय दे चुकी है। भारतीय न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका ने केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य में केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य में राज्य में राज्य में यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया था कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस तरह से भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। संविधान की संरक्षक है। विराम। नेक्स्ट है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
अब इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, दो अलग अलग चीजों की बात कही गई है क्लासेस में। सबसे पहली बात, आपके जो संसदीय प्रभुता की बात है या संसदीय सर्वोच्चता की बात है, वो बात कही गई है इंग्लैंड के पक्ष में। ओके, इंग्लैंड में क्लास, आपके जो इंग्लैंड में ये विदित है कि इंग्लैंड की संसद सुप्रीम है। ओके, इंग्लैंड की संसद सुप्रीम है। इंग्लैंड में ये बिल्कुल क्लियर है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एक तो इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, वो परिपाटी के हिसाब से चलता है वहां पे। तो इंग्लैंड के आपकी जो संसद है वो कुछ भी बदलाव कर सकती है। ओके, वहां पे भले ही अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से गठित हुआ है हम इंग्लैंड में, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, पर फिर भी वहां का सुप्रीम कोर्ट की ताकत इतनी नहीं है कि इंग्लैंड के संसद द्वारा पारित कानून को उसको चैलेंज कर सके। वहीं दूसरी ओर आपके अमेरिका में, वहां का अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे हम कहते हैं थर्ड चैम्बर। ओके, तृतीय सदन। तृतीय सदन, दो सदन तो हो गए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, और कहते हैं तृतीय सदन अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक तरीके से जो जैसे हम एक जैसे इन जनरल लोग तृतीय सदन कहते हैं, अगर उसने किसी कानून पे अपना विरोध दर्ज करा दिया तो उसे हटाया नहीं जा सकता। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अत्यंत ताकतवर है। वहां पे मूल अधिकार भारत के अधिकार की तरह बहुत ज्यादा नहीं वर्णित है, पर वहां पे मूल अधिकार का किस हद तक जाएंगे, उनकी क्या सुरक्षा होगी, क्या गारंटी होगी, ये सब सर्वोच्च न्यायालय पे छोड़ रखा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीजों का अनुवाद करते करते बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, तो वहां सर्वोच्च न्यायालय बहुत सुप्रीम है। पर भारत में देखा जाए तो समन्वय है। हमारे क्या संसद सर्वोच्च है कुछ मामलों में, पर संविधान से बड़ी नहीं है। कुछ मामलों में न्यायालय सर्वोच्च है पर संविधान से बड़ी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको याद हो, सरकार कई बार ऐसे बिल लेते आती है जिसे जो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है। ओके, जैसे अभी आज से 4-5 साल पहले जुडिशरी में, आपके न्यायपालिका में जजेस अपॉइंटमेंट, जो नए जज नियुक्ति का एक बिल लेकर के आया था, जिसमें सरकार चाहती थी कि ये कॉलेजियम सिस्टम से हट करके एक नया सिस्टम लेके आए। पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को, इस पूरे बिल को, ये बिल दोनों सदनों से पास था, 2/3 बहुमत से, राज्यों ने अनुमोदित किया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, हम इसे शून्य करार देते हैं। सोचिए, 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा और आधे राज्य ने अनुमोदित कर दिया, पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय एक तरीके से यहाँ कुछ मामलों में सुप्रीम की ओर देखता है। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय जो कानून पास करता है, पार्लियामेंट उसे 2/3 बहुमत से पारित करके कई बार उसे कानून दूसरे तरीके से उसे पारित कर देती है। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो समन्वय है आपके संसदीय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय। ना हम कह सकते कि संसद हमारे यहाँ सर्वोच्च है और ना हम कह सकते न्यायपालिका हमारे यहाँ सर्वोच्च है। हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ध्यान रखिएगा, ना हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है अमेरिका ब्रिटेन की तरह, और ना हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है अमेरिका की तरह। हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। समझ में आ गया गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ओके, लिखिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता, ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता
की संसदीय सर्वोच्चता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की धारणाओं के बीच अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की धारणाओं के बीच के धारणाओं के बीच अद्भुत ढंग से एक समन्वय स्थापित किया है अद्भुत ढंग से एक समन्वय स्थापित किया है ढंग से एक समन्वय स्थापित किया है विराम। भारत में संसद को भारत में संसद को संविधान ने तमाम शक्तियां दी हैं भारत में संसद को संविधान ने तमाम शक्तियां दी हैं भारतीय संसद संविधान के प्रावधान जैसे मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा अन्य प्रावधान जैसे संघीय मामले चुनाव संबंधी प्रावधान आपातकाल संबंधी प्रावधान में संशोधन कर सकती है संशोधन कर सकती है परंतु वहीं दूसरी ओर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ही सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के प्रावधानों के संरक्षक माना है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अनुसार सर रिपीट कर दीजिए। कहां से प्रियंका? सर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के प्रावधानों का संरक्षक माना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार प्राप्त है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से
हमारे संविधान ने, इस तरह से हमारे संविधान ने अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता, अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के भी कुछ प्रावधानों को शामिल किया है। न्यायिक सर्वोच्चता के भी कुछ प्रावधानों को शामिल किया है। तथा तथा ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था के भी कुछ उपबंधों को शामिल किया है। संसदीय व्यवस्था के भी कुछ उपबंधों को शामिल किया। विराम। हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक संघात्मक न्यायालय है। संघात्मक न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट, एक संघात्मक न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान की अंतिम व्याख्या कर सकता है कि वह संविधान की अंतिम व्याख्या कर सकता है कि वह संविधान की अंतिम व्याख्या कर सकता है और उन विधियों और आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो, जो संविधान के मूल भावना के विरुद्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट, संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है क्लास सॉवरेनिटी होता है कि आप अपने आप में यह ताकत रखते हैं कि आप भीतर से और बाहर से दोनों ओर से आप स्वतंत्र हैं। मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बगैर किसी दबाव के आप निर्णय ले सकते हैं। तो हमारी जो देश है वो एक संप्रभु राज्य है। ओके, एक संप्रभु देश है। हमारी संसद एक तरीके से अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है।
उसमें हम किसी बाहरी दबाव के नहीं आएंगे, ओके, शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ थोड़ा इसके लिए हम आगे जाकर व्याख्यान करेंगे, क्योंकि कई बार मैंने इंग्लिश मीडियम में बताया है। एक क्वेश्चन चाहे तो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन है। आज के परिदृश्य में, आज के परिदृश्य में विश्व के किसी भी देश, विश्व के किसी भी देश किसी भी देश को संप्रभु कहना एक अतिशयोक्ति होगी, एक अतिशयोक्ति होगी। समझाइए। या इसको दूसरे में लिख सकते हैं, आज के परिदृश्य में विश्व का कोई भी देश संप्रभु नहीं है। संप्रभु नहीं है। क्लियर है गाइस? तो हर्षिता से बाद में पूछते हैं, पहले हम बाकी लोगों से पूछते हैं। यस, कोई इसका क्या आंसर लिखेंगे? हर्षिता से इसलिए कि बाद में पूछेंगे क्योंकि हमने इंग्लिश मीडियम में मैं एक दो बार क्लास में बता चुका हूँ। यस गाइस, यस क्लास, क्या दिमाग में विचार आ रहा है? चलिए हर्षिता जी, आपके ऊपर क्वेश्चन आता है। इंग्लिश मीडियम की आप ही प्रतिनिधित्व करती हैं इस क्लास में, बताइए। सर बिकॉज जो सारे डिसीजन होते हैं वो स्टेट मतलब कंट्री अकेले नहीं ले सकती, प्योरली बोले तो एक तरीके से। चलो कोई बात नहीं, बाइंड होते हैं थोड़ी बहुत। नहीं देखो, हो सकता आप भूल गए हो, या हो सकता जिस दिन मैंने ये बताया हो आप नहीं आए हो क्लास में, ओके, ये भी हो सकता है। आज के समय में कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे आ गए हैं जिसमें एक बार देश साइन कर ले, हस्ताक्षर कर दे, तो वो फिर उसके हिसाब से चलेगा। जैसे WTO, विश्व व्यापार संगठन, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसे संगठन हैं जिसका एक बार कोई देश सदस्य मेंबर बन जाता है, सदस्य बन जाता है, तो वो फिर आप अपने देश के कानून के हिसाब से नहीं चल सकते। अब जैसे आपने देखा ना, अभी सरकार ने, कल आपके फर्टिलाइजर पे भी क्वेश्चन था, मैं आपको पढ़ा चुका हूं फर्टिलाइजर का, ओके। तो फर्टिलाइजर को अभी कुछ साल पहले, मतलब करीब एक दशक पहले, 10 साल पहले, सरकार ने एक तरीके से रेगुलेशन से मुक्त कर दिया था फर्टिलाइजर। पहले सरकार फर्टिलाइजर के दाम सरकार निर्धारित करती थी, ओके, फिर बाद में मुक्त कर दिया था फर्टिलाइजर। तो ये सब विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ है। तो विश्व व्यापार संगठन के नियम कानून कहीं ना कहीं भारतीय संसद के कानून से अगर टकराते हैं, तो भारतीय संसद को विश्व व्यापार संगठन के कानूनों को वरीयता देनी होगी, क्योंकि भारत एक सदस्य देश है विश्व व्यापार संगठन का। ये जो अभी MSP पे जो बवाल चल रहा है, विश्व व्यापार संगठन कई बार MSP पे उंगली उठा चुका है कि MSP के तहत ये जो MSP समझते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के खिलाफ है।
विश्व व्यापार संगठन के 3 बॉक्स आते हैं, वैसे तो 4 बॉक्स हैं पर 3 बॉक्स आते हैं, ये सब पढ़ाएंगे अर्थव्यवस्था में आगे जब WTO पढ़ाएंगे। पहला बॉक्स है एम्बर बॉक्स, दूसरा बॉक्स है ब्लू बॉक्स और तीसरा बॉक्स है ग्रीन बॉक्स। ओके, एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडीज आती हैं जो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, ब्लू बॉक्स में वो सब्सिडी आती हैं जो कुछ हद तक दी जा सकती हैं, और तीसरा बॉक्स है ग्रीन बॉक्स, तो वो सब्सिडी आती हैं वो सभी को दी जा सकती है, उसमें कोई एतराज नहीं है। तो भारत की जो न्यूनतम समर्थन प्रणाली है वो विश्व व्यापार संगठन के एम्बर बॉक्स में आती है, और विश्व व्यापार संगठन कई बार कह चुका है इसको कम करिए। आप फ्री बिजली नहीं दे सकते, फ्री पानी नहीं दे सकते, ये विश्व व्यापार संगठन के नियम कानून है। अब आप सोचोगे भाई क्यों नहीं दे सकते? अब आप ये सोचिए, 2 छात्र हैं, एक छात्र गाइडेंस ले रहा है आपकी तरह, और एक छात्र बिल्कुल अकेले, ना कोई यूट्यूब ना कोई ये चीज, अकेले किताब से अकेले बिल्कुल पढ़ रहा है। क्या दोनों छात्रों की तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इतना तो आपका भी तो वही चीज WTO कहता है कि ऐसे भी कई देश हैं जहां कोई भी सब्सिडीज नहीं होती, और फिर ऐसे देश हैं जहां पे सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, फ्री बिजली ले लो, फ्री पानी ले लो, हम तुम्हारे फसल को ज्यादा ज्यादा महंगे दाम में खरीद लेंगे। तो उन्होंने कहा ये फिर पैरिटी कहाँ हो गई, इक्वलिटी कहाँ हो गई, बराबरी कहाँ हो गई? बराबर है ही नहीं, आप इसे खत्म करिए। तो आज के परिदृश्य में कोई भी देश संप्रभु नहीं है। ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे बन गए हैं कि आपको ना चाहते हुए भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात को मानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान की बात ले लेते हैं। अगर याद हो 2019 में पाकिस्तान ने हमारे जो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया था। अगर आपको याद हो 1-1.5 साल पहले जब सुषमा स्वराज जिंदा थी तो उनको काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया था। तो भारतीय सरकार ने, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख वकील हरीश साल्वे से ये दरखास्त की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि आप उनका केस लड़ा जाए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, हरीश साल्वे ने वो केस लड़ा और पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आप पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देना पड़ेगा, आपको कुलभूषण जाधव को भारतीय काउंसलर एक्सेस देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, कहने को पाकिस्तान भी संप्रभु है पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आके झुक गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज के समय में कोई भी देश संप्रभु नहीं है तो आप कहोगे यस सर, कुछ हद तक नहीं है। समझ में आ गया गाइस? मेंस में मैं हमेशा कहता हूँ क्लास, मेंस में कान ऐसे नहीं पकड़ा जाता, मेंस में यूपीएससी कान ऐसे पकड़ता, वो सीधा नहीं क्वेश्चन पूछता, वो घुमाव करके क्वेश्चन पूछता। कहने को बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, जिसने समझ लिया क्वेश्चन उसके लिए केक वॉक है, हलवा है। जो नहीं समझ पाया क्वेश्चन उसके लिए टेढ़ा है, वो फिर इधर उधर की बातें करेगा। आप समझ में आ गया ना हर्षिता कि कैसे क्वेश्चन होता, किस इसको आंसर कैसे लिखेंगे? बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल बॉडीज जिसका भारत पार्ट है, आप अलग राग नहीं अलाप सकते, आपको भी वही लाइन में लाना पड़ेगा जैसा चीज है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं ना? कोई प्रश्न आप लोग मेरे? हाँ जी बोलिए सर। फिर ये तो हमारे संविधान में भी है, फिर संविधान हमारे यहाँ पे सर्वोच्च है, तो फिर हम तो इसके खिलाफ जा रहे हैं। ये संविधान सर्वोच्च है पर हमें देश के साथ भी तो रहना है ना जी। देश के देशों के साथ भी तो रहना है। अब जैसे सपोज आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जब थे आप, या कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए साइन करते हैं ना? ओके। अब वैसे तो आपको, जैसे आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं प्रियंका, और यही इसीलिए क्लास में कह रहा हूं, ये जो परस्पर संवादात्मक क्लास है ना, ये बहुत बेहतर क्लास होती है। इसमें आप अपने क्वेश्चन मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब ऐसे तो संविधान ने आपको मूल अधिकार दे रखे हैं और वाक्य स्वतंत्रता का भी अधिकार दे रखा है, पर कॉलेज में बीच लेक्चर चल रहा, आप वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं? नहीं प्रयोग कर सकते। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है
कि आप जिस परिदृश्य में रहते हैं, जैसे भारत भी अन्य देशों के साथ एक मित्र देश है, तो हमें हमें फिर जब या तो संगठन के सदस्य ना बनो, बट अगर संगठन, इसीलिए तो भारत, अब याद करिए हर्षिता, मैंने अभी आपको साइंस एंड टेक में सीटीबीटी और एनपीटी पढ़ाया था। भारत क्यों नहीं बनना चाह रहा इसका? क्योंकि अगर ये बन गया भारत इसका सदस्य, फिर भारत को सीटीबीटी और एनपीटी के प्रावधानों का वो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। भारत कहता है या तो आप, अगर आपको रहना है, मतलब संप्रभु रहना है, तो इन संगठन का सदस्य मत बनिए, बट अगर आप बन गए हैं तो आपको नियम कानून मानने पड़ेंगे। अब जैसे दक्षिण को उत्तर कोरिया था, उसको एनपीटी से प्रॉब्लम थी, वो निकल आए बाहर। या तो आप सदस्य न बनिए, बट अगर आप हैं तो फिर आप अपनी ढपली अपना राग नहीं अलाप सकते। जैसे अगर उदाहरण के लिए और एक उदाहरण देते हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ओके। अमेरिका को नहीं पसंद आया, अमेरिका ने कह दिया मैं निकल रहा क्योटो प्रोटोकॉल से। पेरिस कॉन्फ्रेंस से अमेरिका निकल गया ना, अगर आपने पढ़ रखा होगा करंट अफेयर्स में, वो नहीं शामिल है। तो वो पर क्योंकि उसे मालूम था अगर हम साइन कर लिए फिर आपको वही सब चीज माननी पड़ेगी जो बाकी दोष मान रहे। तो प्रियंका, यहां संप्रभुता की बात नहीं आती, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से साइन की है। पर एक बार आपने साइन कर लिया तो फिर सारी सरकार फ्यूचर की बाध्य हो गई। मतलब जैसे भारत की ये जो तत्कालीन सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो ये नहीं कह सकती कि हम डब्ल्यूटीओ के प्रावधान को नहीं मानते, ये तो कांग्रेस ने साइन किया था, नरसिम्हा राव ने, ये श्री नरसिम्हा राव ने साइन किया था 1994-95 में, हम नहीं मानते ना सर। आपने साइन कर लिया तो आगे की सारी सरकारें माननी होगी, सारी भारत सरकार, भारत पूरा देश मानेगा। तो एक तरीके से गाइस संप्रभु कहां रहे, पूर्णता संप्रभु तो नहीं है ना। आप संप्रभु हैं, पर आप हर चीज में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संप्रभुता आज के समय में कोई कोई संप्रभु राज्य नहीं है, देश विश्व में कोई भी संप्रभु नहीं है। अमेरिका का देख लीजिए, उसने पेरिस कॉन्फ्रेंस से निकल गया, ओके। मतलब हाँ जी बोलिए सर। अगर इन संगठनों की बात ना माने तो सर वो हम पे सैंक्शन लगाएंगे। और आज जानते हो सैंक्शन मतलब वो हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। और आज के परिदृश्य में साहिल, कोई भी देश बगैर व्यापार के कैसे चल सकता है? देश जो चल रहा है वो बिजनेस से चल रहा है, इकोनॉमी से चल रहा है। वो हमसे संबंध तोड़ लेंगे। थोड़ा लिखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करती है। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करती है। सर रिपीट कर दीजिएगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करती है। इसका अर्थ यह है कि भारत आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से, इसका अर्थ यह है कि भारत आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से पूर्णता स्वतंत्र है, पूर्णता स्वतंत्र है और किसी भी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। और किसी भी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। विराम।
लिखिए। भारत भारत अपनी खुद की विदेश नीति और गृह नीति बनाने में स्वच्छंद है। भारत अपनी खुद की विदेश नीति और गृह नीति बनाने में स्वच्छंद है। तथा किसी भी बाहरी देश के दबाव से परे है। तथा इन नीतियों के मामले में, इन ऐसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, तथा इन नीतियों के मामले में किसी भी बाहरी देश के प्रभाव से परे है। के प्रभाव से परे है। विराम। संप्रभुता का अर्थ यह है कि यह भी है कि भारत सरकार पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते या संधि मानने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। समझौते या संधि मानने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। विराम। हालांकि भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि भारत ब्रिटिश ताज को अपना मुखिया मानता है। भारत का मुखिया भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया, ब्रैकेट में लिखिए अप्रत्यक्ष, भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया, ब्रैकेट में लिखिए अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति है। और जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की बात है, वह एक सांस्कृतिक संगठन है। और चूंकि अंग्रेजों के साथ हमारे काफी साल से संबंध थे। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। कहां से? सर वह एक सांस्कृतिक संगठन है। और चूंकि अंग्रेजों के साथ हमारे काफी साल के घनिष्ठ संबंध थे, इस कारण से
भारत राष्ट्रमंडल संगठन का सदस्य रहा है, सदस्यता ली, भारत ने राष्ट्रमंडल संगठन की सदस्यता ली है, सदस्यता ली है। हालांकि भारत सरकार यह शक्ति रखती है, हालांकि भारत सरकार यह शक्ति रखती है कि वह किसी भी समय राष्ट्रमंडल से अपनी सदस्यता वापस ले सकती है, राष्ट्रमंडल से अपनी सदस्यता वापस ले सकती है। विराम लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन, हालांकि आज के परिदृश्य में कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन आ चुके हैं, उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आदि। जिसके या इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, जिसके हटा दीजिए। इन संगठनों में अगर कोई सदस्य देश, इन संगठनों में अगर कोई देश सदस्यता लेता है, अगर कोई देश सदस्यता लेता है तो उस देश को संगठन के नियम कानून मानने होंगे, भले ही वो नियम कानून उस उक्त देश की व्यवस्था के खिलाफ क्यों ना हो, उस देश की व्यवस्था के खिलाफ क्यों ना हो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, आज विश्व में कोई भी देश पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। आज विश्व में कोई भी देश पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। विराम। क्लियर है गाइस? तो चलिए क्लास आज यहां पे समाप्त करते हैं।